नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में हम जापान के सम्राट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था कि करीब 2000 वर्षों के पुराने इतिहास की जो उनकी परंपरा चली आ रही है, जो सम्राट का पद चला आ रहा है, उसमें सम्राट ही सर्वेसर्वा था। वो पिता के समान, देवता के समान होता था और जो प्रजा है और जो सम्राट है उसमें पिता और पुत्र की स्थिति होती थी और सारी जो शासन की शक्तियाँ हैं वो सम्राट के पास होती थी। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद नए संविधान का निर्माण हुआ, उसमें सम्राट की स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई और जो सम्राट की प्राचीन स्थिति थी वो द्वितीय महायुद्ध के बाद उसमें दो प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला तो ये था कि राजनीतिक दृष्टि से जो सम्राट कभी समृद्ध हुआ करता था वह पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया गया और वर्तमान वर्तमान संविधान के अंतर्गत सम्राट केवल राज्य व जनता की एकता का प्रतीक चिन्ह रह गया है। जो सारी संप्रभुता शक्ति है वो जनता में निहित है और जो सम्राट है वह उसका अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्भर है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखें तो सम्राट को सारी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है और दूसरा हम देखें तो सम्राट की स्थिति पहले दैविक थी, यानी उसे देवता के समान, ईश्वर के समान माना जाता था। उसका मानवीयकरण कर दिया गया है, यानी उसे मानव ही माना गया है, ईश्वर नहीं माना गया है। और नया संविधान जब 1947 में लागू हुआ तो उसके बाद से सम्राट को मानवीय बनाने और उसकी लोकप्रियता को जो बढ़ाने का कार्य भी किया गया। और संविधान ये घोषणा करता है कि सम्राट को शासन संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होगी, यानी उसकी सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई और वह राज्य के संबंध में केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो इस संविधान में वर्णित है, यानी संविधान के अनुसार जो उन्हें कुछ कार्य दिए गए हैं वे ही वो करेंगे। और संविधान के जो 33 अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है कि राज्य के समस्त मामलों में सम्राट के लिए मंत्रिमंडल की सलाह एवं स्वीकृति आवश्यक है, यानी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं और जिसके संबंध में कहा गया है कि सम्राट उनका प्रयोग करेगा लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह और स्वीकृति से होगा। और इससे पहले हमें पता है कि सम्राट के पास सारी शक्तियाँ थी, मंत्रिमंडल भी था, लेकिन वह उनकी सलाह माने या न माने वाली स्थिति थी। लेकिन अब उन्हें ये उसकी सलाह माननी होगी और इन्हीं उपबंधों से स्पष्ट हो जाता है कि अब जो जापान का सम्राट है वो ब्रिटेन के सम्राट के भांति एक पूर्णतः वैधानिक शासक है। और 1 जनवरी जो 1946 को जो नया जो संविधान बनाया गया उसके अंतर्गत शाही घोषणा की गई और उसमें सम्राट हिरोहितो ने स्वयं ही लोकतंत्रीकरण को स्वीकार कर लिया। अब है सम्राट के कार्य एवं अधिकार कि पहले तो सम्राट के पास में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के तीनों अधिकार थे, लेकिन अब उनमें कटौती कर दी गई है। तो अब उन अधिकारों को हम आज देखेंगे। वर्तमान संविधान में सम्राट राज्य और जनता की एकता का चिन्ह है, उसका अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्भर है और जो संप्रभुता शक्ति जो कभी सम्राट में निहित होती थी वो आज जनता में निहित है। जापानी सम्राट राज्य के विषय में स्वेच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है और वह मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, यानी वह जो भी कार्य संविधान के अंतर्गत उन्हें दिए गए हैं वह मंत्रियों के परामर्श से करेगा और सम्राट के कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा। और संविधान के अनुच्छेद 3 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है और कहा गया है कि राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श व अनुमोदन अनिवार्य होगा और वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। और सम्राट राज्य के मामलों में केवल वही कार्य करेगा जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। शासन के संबंध में उसकी कोई भी शक्ति नहीं है। और जापान के जो वर्तमान संविधान के अंतर्गत हम देखें तो उन्हें निम्न अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त है। पहली है कार्यपालिका शक्ति। सम्राट को निम्न कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहला तो है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, क्योंकि वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और प्रधानमंत्री कौन होगा इसका निश्चय सम्राट नहीं करेगा, बल्कि इसका निश्चय डाइट करती है। सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल औपचारिकता मात्र है, क्योंकि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका निर्णय डाइट करेगी और सम्राट केवल उस पर मोहर लगाने का कार्य करता है। राज्य के मंत्रियों और कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति
व पदमुक्ति को भी प्रमाणित करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। राजदूतों की नियुक्ति जो अन्य देशों में कार्य करते हैं और मंत्रियों की शक्तियों एवं प्रमाण पत्रों को भी प्रमाणित करने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। सम्मान के स्रोत के रूप में देखें तो सम्राट के द्वारा जो सम्मान सूचक उपाधियां हैं वो प्रदान करने का कार्य किया जाता है। पुष्टिकरण आलेखों और कानून द्वारा व्यवस्थित एवं अन्य कूटनीतिक आलेखों को सम्राट प्रमाणित करता है। वह विदेशी राजदूतों एवं मंत्रियों का स्वागत करता है कि जो जिन देशों से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं तो वो राजदूत उनके यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने आते हैं या विभिन्न देशों के मंत्री या अन्य बड़े अधिकारी आते हैं तो उनका स्वागत करने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है और सम्राट के द्वारा जो समस्त अलंकारिक कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से जो कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, नाम मात्र की हैं और वह डाइट के या मंत्रिमंडल की स्वीकृति एवं सलाह से की जाती है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।